नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। कानपुर में एक किडनी घोटाले की बड़ी चर्चा चल रही है और वो कानपुर की घटना कुछ ऐसा मामला है जिसमें कि 50 लोगों की किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ। आहूजा हॉस्पिटल से शुरू हुआ किडनी ट्रांसप्लांट का खेल यूपी के 4 शहरों के 9 अस्पतालों तक पहुंच गया है। किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाला 50 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक पेमेंट भी कर रहा है। अब आप ये सोचिए कि ये मामूली बात तो नहीं है और उसमें कई कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन छोटे लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन इतना बड़ा किडनी रैकेट, क्या आपको लगता है कि सरकार के बिना नहीं, किसी उनका नहीं काम कर रहा लग रहा है। जानकारी के ये चीज हम तो पॉसिबल हो खेल पाई? बोल रहे तो हैं। आज इसका मामला क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो एक बड़ा भ्रष्टाचार का जो पूरा जाल है, उसके बारे में भी बात करनी है कि क्या योगी इस तरीके के भ्रष्टाचार को पनपने दे रहे हैं। एक के बाद एक घोटाले उत्तर प्रदेश के सामने आ रहे हैं। कभी आपने देखा होगा कि नौसिखिया कंपनी को एआई प्रोजेक्ट देने की बात आती है, या कभी इन्वेस्ट यूपी में भ्रष्टाचार का मामला आता है, और अब कानपुर का किडनी घोटाला। क्या विकसित यूपी का यही मॉडल है? क्या इस तरीके के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ? और छोटे मोटे आपने एक्शन अगर कर लिए तो क्या उससे जड़ से ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? आखिर ये यूपी का भ्रष्टाचार का मॉडल योगी क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं और इस तरीके की बातें क्यों सामने आ रही हैं? आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। और मैं मनीष शर्मा से शुरू करूंगी कि मनीष, ये किडनी घोटाला अब जो कानपुर में सामने आया है, बताइए, 50 लाख से 2.5 करोड़ तक का पेमेंट, और एक नहीं बल्कि 9 अस्पताल इसमें शामिल है। ये चीज बिना सरकार की जानकारी के या बिना सरकार के ज्ञान के तो ये चीजें नहीं हो सकती हैं। ये तो पूरा एक मायाजाल लग रहा है जो कि अब सामने आ रहा है निकल कर। नहीं, आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। जो क्या, एक नाम मैं भूल रहा हूं उनका। अभी आपने देखा होगा कब सिरप घोटाला, जो अभी बहुत बड़ा, मतलब वो समझ लीजिए कि वो इतना बड़ा है कि वो माने देशव्यापी है। और उसमें सीधे जो कह लीजिए मुख्यमंत्री के करीबी जो स्वजाति अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं कह लीजिए, वो जौनपुर से आते हैं, सीधे उनका उसमें नाम। उसके बावजूद आप देखिए, हाँ, उसमें लगातार उसको बचाने की कोशिश खुद योगी सरकार कर रही थी। और लास्ट आवर में, चूंकि इनके आपस का भी बहुत तनाव है, दिल्ली और लखनऊ का तनाव है, तो उस पर फिर ईडी ने जगह जगह, ये आश्चर्यजनक बात है कि पहला कोई उत्तर प्रदेश का राज्य था जहां पे ईडी ने, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां ईडी ने सैकड़ों जगह छापा मारा उसको मुद्दा बनाने के लिए। अभी भी वो शुभम जायसवाल है जो बनारस से ही है, वो पता चला कि दुबई में है। आप समझिए, मैंने हेल्थ से ही जुड़ा हुआ मैं बात बोल रहा हूँ, इसको आप समझिए। तो यहाँ जो खास करके जो निजी जो इस तरह के हॉस्पिटल हैं, वो जो एक पूरा एक माफिया काकस है जो कह लीजिए, उसको सरकार का ही संरक्षण है। पहले चरण में उन्होंने एक काम किया कि पहले चरण में जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, जो सरकारी हेल्थ स्ट्रक्चर है, उसको पहले बर्बाद किया जाए, उसको ध्वस्त किया जाए, उसको इतना डैमेज कर दिया जाए कि आपको आपको खुद ही जनता ही खुद कहने लगे कि सरकारी हॉस्पिटल में हमको नहीं जाना। पहले तो इस लेवल, जैसे उन्होंने स्कूलों को ले गया कि सरकारी स्कूलों को इतना संकट में डाल दिया कि वहां जो पढ़ाने वाला टीचर भी है अपने बच्चे को वहां नहीं पढ़ाना चाहता है। तो ये सरकार ने एक पॉलिसी के तहत हेल्थ को और एजुकेशन को निजी माफियाओं के सामने, एक तरह से उसको सामने परोस दिया है। और उसका एक बड़ा तंत्र है, पूरा एक बड़ी कह लीजिए कि सरकार में जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसको लेकर के बड़ा पूंजी उसमें इन्वॉल्व है, मतलब बड़े पैमाने पर वो पहुंचता है वहां। तो ये जो आप देख रही है ना, अभी आपको एक आध दो आपको ऐसा आया है। ये जो अभी किडनी वाला है, ये बहुत छोटा आया है। ये बहुत, मतलब आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश एक तरह से हब बन गया इसका। हेल्थ को लेके उत्तर प्रदेश पूरी तरह से, जो हेल्थ माफिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनका उत्तर प्रदेश की सरकार पे कंप्लीट कंट्रोल है, कंप्लीट कंट्रोल में, इस तरह से बोल रहा हूं।
मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। सर्वेश, आपको आवाज आ रही है मनीष की? नहीं, उनका वीडियो रुक गया हाँ, है शायद। हाँ, मेरे ख्याल से। चलिए मैं आपके पास आती हूँ कि हाँ, हाँ, आपकी आ गए आवाज सर, बीच आ में गए। चली गई थी। हाँ, बोलिए, बोलिए। आपकी आवाज बीच में चली गई थी मनीष, बोलिए। आवाज जा रही है? हाँ, 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 अब आ रही है, बोलिए। तो फिर रुक गया। मैं यही हाँ, कह रहा हूं कि इसमें जी। इसमें भी जो ये माफिया है, आवाज जा रही है? हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। इसमें भी जो ये माफिया है उसमें भी एक बंटवारा है। ये जो एजुकेशन माफिया है, आपकी आवाज जा रही है मनीष, बार बार। मैं सर्वेश के पास आती हूँ। आई थिंक इंटरनेट में कुछ इशू हो रहा है। सर्वेश, ये जो किडनी घोटाला सामने आया है, मैं इसकी कुछ डिटेल्स पढ़ रही हूँ दर्शकों के लिए कि ये जो ट्रांसप्लांट है आहूजा हॉस्पिटल जो केशवपुरम का है, उसमें एक मिडलाइफ हॉस्पिटल है मसवानपुर का, जिसमें डॉक्टर रोहित, डॉक्टर अफजल, ओटी असिस्टेंट मुदस्सर अली, कुलदीप सिंह राघव, राजेश कुमार, ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। अभी तक क्या हुआ है कि पुलिस ने आहूजा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरजीत सिंह, डॉक्टर प्रीति आहूजा, शिवम अग्रवाल, राजेश कुमार, राम प्रकाश कुशवाहा, नरेंद्र सिंह और कुलदीप सिंह राघव और राजेश कुमार तोमर को जेल भेजा है। लेकिन इनको जेल भेजने से क्या जो एक बेसिक जो पूरा जो ये माया जाल है किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का, क्या ये पकड़ में आएगा? और ये क्या सरकार के बिना मदद के ये चीज संभव हो सकती थी? आज पुलिस ने इसको क्यों पकड़ा और एक ऐसे समय में ये चीजें उजागर कैसे हुई? जी सर्वेश। देखिए, अभी क्या होगा मैं बताता हूँ। ये सेट पैटर्न है पिछले कुछ सालों में यूपी में या फिर भारत में, और यूपी में खासकर क्योंकि बाबा का ये सेट पैटर्न रहा है। अभी मुदस्सर एक नाम सुनाई दिया आपको इसमें, अभी ये एम्पलीफाई होगा। कुछ चैनल्स हैं हमारे यहाँ जो अभी उसको एम्पलीफाई करेंगे। मुदस्सर, ये रोहित जो है, इसके बाद रोहित यादव हो जाएंगे, या तो अगर मिल गए हो तो दूसरी बात है, अगर मिल गए तो ये पूरा मामला उनके आसपास घूमेगा। और फिर अगर कहीं गलती से एक आध फोटो किसी के साथ दिख गई जो दूर से डिस्टेंटली कहीं सपा से जुड़ा होगा, तो ये पूरा मामला इस पे खत्म हो जाएगा कि ये सारी सब सपा वाले करा रहे हैं। जो पिछले कुछ दिनों में आप देखते हैं, कोई कोई भी कांड होता है उत्तर प्रदेश में, वो इसको बस इस यहाँ पे बस लीपापोती खत्म हो जाती है, इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है इस पर। हिंदू मुस्लिम सपा राज, और ऐसा ऐसा करते इनके नाक के नीचे। अभी केजीएमयू में हो रहा था, इनको उसमें केवल इन्होंने धर्मांतरण और ये करा, हिंदू मुस्लिम करा के उसको खत्म कर दिया। इनको समझ में नहीं आया कि एडमिनिस्ट्रेटिव चूक जो थी वो किस पे आती है। जो उप मुख्यमंत्री है जिनके पास हेल्थ का चार्ज रहा है, उनकी गैर जिम्मेदारी आप देखेंगे। जहां जहां हर जगह जिले अस्पतालों में लगातार लोग वीडियोस डालते हैं कि लचर होती जा रही है एम्बुलेंस। अभी कुछ दिन पहले वीडियो आया था जो एम्बुलेंस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार में एम्बुलेंस सेवा, फ्री एम्बुलेंस सेवा हुई थी, उसके नाते बहुत सारी एम्बुलेंस रखी गई थी और वो एक कॉल पे पहुंचा करती थी। वो सड़ गई पड़ी पड़ी, उसका यूज नहीं कर पाए ये लोग। तो वो देखा आपने, आप लगातार वीडियोस देखेंगे कि दम तोड़ दे रहे हैं लोग, दम तोड़ दे रहे हैं बच्चे, दम तोड़ दे रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर, उनको बेड्स नहीं मिल रहे। लेकिन कोविड के टाइम पे भी आपने देखा कि लोगों ने वीडियोस लगाए लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ कि लाशें तैरती पाई गई। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये रही। करप्शन की हालत ये है कि अगर ये एक रोड बनाते हैं तो उसमें गड्ढे बनने लगे हैं। 594 करोड़ रुपए केवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कैग की रिपोर्ट में इनका घोटाला हुआ है। कोई देखने को या दिस मानने को तैयार नहीं है। और बड़े घोटालों की बात करिए, जो ये बड़े बड़े बजट आते हैं, दुनिया देख के खुश हो जाती है कि बहुत बड़े बजट है। बजट का एलोकेशन तो हो जाता है, सप्लीमेंट्री बजट भी ले लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, यूटिलाइज नहीं कर पाते। लगातार इनकी आदत है इस सरकार की। इनके टाइम पे आप ये देखिए, इनसे जब इनसे पूछा जाए कि नए इनिशिएटिव्स, बस इन्होंने नाम डाल दिया है मेट्रो। ये बेशर्मी के साथ कह देते हैं मेट्रो हमने शुरू की। इनको समझ में नहीं आता कि झूठ इनके बोलने से जनता को समझ में अब समझ में आने लगा है। कोई नया इनिशिएटिव इनके पास नहीं है। ये कह देते हैं लाइट आ रही है, लाइट अभी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से ही आता हूं मैं, उत्तर प्रदेश की हालत ऐसी है कि लाइट जानी शुरू हो गई। लाइट अब ये कहते हैं कि पिछले 20 साल पहले लाइट नहीं आती थी, अब आने लगी है। समझना ये चाहिए कि आप ये बताइए कितने पावर स्टेशन आपने लगवाए हैं, पावर प्लांट्स कितने लगवाए, कितना कितना विद्युत बन रहा है, तब हम माने कि ये पढ़े लिखों की बात करना नहीं चाहते ना। नहीं, आपको ये लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विकसित यूपी का यही चेहरा है? क्या विकसित यूपी का चेहरा भ्रष्टाचार से लदा हुआ है? पहले नौसिखिया कंपनी को एआई का जिम्मा दे आप दिया, देखिए कि 50
प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले 50 लाख टर्नओवर नहीं था जिस कंपनी को, उसको 25,000 करोड़ का इन्होंने एमओयू साइन कर दिया, फिर वापस यूटर्न लेना पड़ा, पुश एआई करके कंपनी थी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जब आप विकसित यूपी का चेहरे की बात करते हैं ना, मेरे सामने और मुझे जिसकी भी आत्मा जगी हुई है उसके सामने युवराज के जो युवराज को हम नहीं बचा पाए, उनके पिताजी का चेहरा आएगा, बेबस चेहरा आएगा विकसित भारत। नोएडा में उस बच्चे ने जान गंवा दी और हम नहीं बचा पाए उसको। अभी कल की घटना है, कल भी नोएडा में एक और बच्चे की जान चली गई सेक्टर 126 में और हम उसको नहीं बचा पाए। ये नोएडा की बात कर रहा हूँ, भदोही और हरदोई की बात नहीं कर रहा मैं। ये है विकसित यूपी। विकसित यूपी ये है कि मुख्यमंत्री जी सीधे सीधे आके कहते हैं टीवी पे कि एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। एनसीआर भी कहता है कि 726 किसानों ने आत्महत्या की है। ये विकसित यूपी का चेहरा है। विकसित यूपी का चेहरा ये है कि मुख्यमंत्री जी के अपने शहर में राजकुमार चौहान जो पूर्व पार्षद थे भाजपा के और बेलदार समाज से आते थे, उनको दिन दहाड़े गोली मार दी गई और भाजपा के राज्यसभा सांसद आके सरकार पे उंगलियां उठा रहे थे, राधा मोहन दास अग्रवाल। एक सप्ताह में 10-10 जाने चली गई गोरखपुर मुख्यमंत्री जी के शहर में। ये विकसित यूपी का चेहरा है। तो विकसित यूपी का चेहरा इन्होंने बना दिया है झूठ से भरा। इन्होंने एआई से झूठा चेहरा बना दिया है और बाकी इनको केवल पोस्टर वॉर करना है। प्रधानमंत्री जी, जब आपका प्रधानमंत्री धुरंधर फिल्म कोट करेंगे, आके केरला फाइल्स कोट करेंगे, बचकानी बातें करेंगे, तो आप कैसे विकास की बात कैसे कर पाएंगे? आप ऐसी बचकानी हल्की बातें भारत देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आके बोलते हैं, जो ये कह दे काट देंगे पीट देंगे, कोई अगले चौराहे पे यमदूत यमराज मिलेगा। ऐसी बात करने वाले को जनता को समझना चाहिए कि इनसे आप विकास की बात कर ही नहीं सकते। ये कोई जिम्मेदार आदमी थोड़े ऐसे बातें करता है। जिम्मेदार आदमी को केवल आपको समझ में आना पड़ेगा कि अकाउंटेबिलिटी एक चीज होती है जिस शब्द को भाजपा जानती ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में अकाउंटेबिलिटी बची नहीं है। जहां जहां आप देखेंगे केवल घोटाले हो रहे हैं। आप जब भी कोई घटना होती है उसके बाद आप आत्मावलोकन करते नहीं है, आप जो है फॉल्ट फाइंडिंग करते नहीं है, तो आपका कैसे सुधार लाएंगे? आपने उसमें भी नोएडा से हमने सीख नहीं ली, इसलिए कल एक और घटना हुई। अगर हमने वहां पे देख लिया होता कि डिजास्टर मैनेजमेंट का डिस्ट्रिक्ट में अथॉरिटी कौन था और उसका आज तक ट्रांसफर नहीं हुआ, तो अगर अभी भी वहां मेधा रूपम बैठी होंगी क्योंकि ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कुछ भी बदलाव आएगा? तो ये इसलिए ये झूठ के पुलिंदे पे चल रही सरकार है। इनको कुल मिला के केवल अपनी सरकार बचाए रखनी है, उसके लिए इनको पता है कि जनता से मतलब नहीं है। वो ये धांधली करके प्रशासन के बल पे बंदूक दिखा के, आपने मीरापुर चुनाव उपचुनाव में देखा होगा एक तस्वीर, ये थी विकास की तस्वीर। एक तस्वीर वायरल हुई थी कि एक महिला के सामने दरोगा जी ने पिस्तौल तानी हुई थी। मीरापुर उपचुनाव की है, मैं वहां पे चुनाव में ड्यूटी में था उस समय, मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हुआ था। क्योंकि उन्होंने जो जो पिकेट्स थे, महिलाओं ने कह दिया कि नहीं हम वोट डालेंगे ही डालेंगे, तो उनको वोट डालने से रोका जा रहा था। ये है विकास की तस्वीर। इनको पता है वैसे ही जीत पाएंगे, लेकिन ये भी दिन लग गए। 27 में ऐसा नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी मशीनरी नहीं लगा पाएंगे आप। जी, आई थिंक मनीष हट गए हैं, मनीष डिस्कनेक्ट हो गए थे। लेकिन सर्वेश, मुझे ये बताइए कि क्या ये जो विकसित यूपी है या जो सुनहरे यूपी की का प्रॉमिस बार बार योगी आदित्यनाथ करते हैं, क्या अब ये बिल्कुल बेनकाब हो गया है कि ये केवल और केवल भ्रष्टाचार से ही ढका मुद्दा है? ऐसा लग रहा है कि अब और कुछ बचा नहीं है। और अगर भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मायाजाल दिख रहा है यूपी में, तो क्या ये चीजें इसलिए उजागर हो रही हैं कि ताकि योगी जी का निपटारा किया जा सके? क्या ये चीजें दिल्ली से संचालित की गई होंगी? ये सबको भी तो लेकर लोग अपने डाउट्स ला रहे हैं। जी सर्वेश। बिल्कुल। देखिए, योगी जी कभी भी भाजपा का कैडर नहीं रहे हैं। अगर जो योगी जी को जानते हैं या उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, हिंदू युवा वाहिनी नामक इनकी अपनी संस्था है और इनको इनका आप समझिए जो नंबर 2 है भारत में, इनको लोगों ने बता दिया प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं आप, तो इनकी महत्वाकांक्षा वहां तक पहुंच रही थी। वहां अगर वो उस तरह से हुआ तो दूसरे जो नंबर 2 है उनको भी प्रधानमंत्री बनना है। तो इस चक्कर में जो दोनों इंजन हैं डबल इंजन के, वो अलग अलग खींच रहे हैं। और डब्बे जो आप देखिए दोनों उप मुख्यमंत्री, हम जो ये टॉपिक पे आ रहे थे, अब उप मुख्यमंत्री को अगर आपने इस काम पे लगाया हुआ है कि बस डिरेल करना मुख्यमंत्री को, तो स्वास्थ्य व्यवस्था कहां से अच्छी होगी? दोनों अपने शंकराचार्य वाले मुद्दे पे देखा होगा, दोनों उप मुख्यमंत्री अलग रास्ते पे थे, मुख्यमंत्री अलग रास्ते पे थे। कहीं भी एक पेज पे आप एक बयान नहीं दिखा सकते जहां पे एक पेज पे हो ये लोग। तो इसलिए कभी कभी बीच बीच में याद आ जाता है एक मुख्यमंत्री को कि ब्राह्मण है, एक मुख्यमंत्री को याद आता है कि पिछड़े हैं। तो उनको बीच बीच में उनकी आत्मा जागती है क्योंकि उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं। एक बार कोशिश भी की गई थी शर्मा जी को भेज के कि डिरेल किया जाए मुख्यमंत्री जी को। तो ये जो अपनी लड़ाई है इनकी, उसको भुगत रही है जनता। क्योंकि आप लड़ाई ही लड़ते रहेंगे तो आप जनता के लिए कुछ नया इनिशिएटिव ला नहीं पाएंगे। जिसके नाते आप देख रहे हैं ये जो कोडीन भैया की कहानी अभी बताई जा रही थी,
कोडीन भैया भी नहीं पकड़े जा सके। कालीन भैया टाइप के कोडीन भैया यही चल रहा है उत्तर प्रदेश में। लोग मार दिए जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लाशें गिर रही हैं, रेप्स हो रहे हैं, कोई चेक नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और इनको बस सब और लेकिन ये भी तो चीज है कि ये जो भ्रष्टाचार की खबरें हैं, चाहे वो इन्वेस्ट यूपी से जुड़ी हुई हो या फिर वो फर्जी एआई कंपनी आवाज जिसको, नहीं आ रही मैम आपकी। हाँ, आपको आवाज आ रही है अभी? आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है आपको? सर्वेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? मनु, आई थिंक मेरा इंटरनेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं क्या करूं? क्लोज कर देंगे। हाँ, मैं क्लोज करती हूँ फिर। आई थिंक मुझे आवाज नहीं आ रही है, आज इंटरनेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्षमा चाहती हूँ, आज इंटरनेट साथ नहीं दे रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।